हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके हम लोग इस सीरीज़ में 4 ऑलरेडी वीडियोस में कुछ 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी 5th वीडियो है। इसके अलावा आप में से कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इसके साथ साथ हिंदी पेडागोजी के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, तो उससे रिलेटेड भी ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस भी। और सीडीपी का आपका कंटेंट जो है वो भी आपका साथ साथ में चल रहा है, जो बाइलिंगुअल सीरीज़ है आपकी, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी सीडीपी में डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको सीडीपी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो कि ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग फूड। चिलीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय द ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम। यानी कि हमारे देश के सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। भाई, जो मिर्च हम इतने चटकारे ले लेके खाते हैं वो कहाँ से आई है, कौन से व्यवसायी उनको लेकर आए हैं? ठीक है, तो साउथ अमेरिका है, अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है या उज्बेकिस्तान है? तो इसका सीधा सा आंसर आपका रहेगा साउथ अमेरिका। ठीक है, बट सीटेट आपसे सिर्फ मिर्च के बारे में पूछे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं कौन सी कहाँ से आई है। तो टोमेटो है आपका, पोटैटो है और ग्रीन चिली आपकी कहाँ से है? साउथ अमेरिका से है। यूरोप से आपका पी और कैबेज माना जाता है। अमेरिका से आपका क्या है? कॉफ़ी बीन और लेडी फिंगर यानी कि भिंडी आपकी कहाँ से है? अफ्रीका से है। उसके अलावा मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल और रेडिश आपकी क्या है? इंडिया से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपका ग्रीन चिली के अलावा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इन ईवीएस थीम हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस। वाई? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया। आपने देखा होगा 6 थीम्स है आपकी। फैमिली एंड फ्रेंड्स है, वाटर है, फूड है, शेल्टर है, ट्रैवलिंग है और थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 आपकी जो थीम्स है, ये इस टॉपिक्स की बजाय ये क्यों है? फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस, यानी कि चैप्टर्स को कम करने के लिए ईवीएस में। टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रीहेंशन, यानी बच्चों की परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। फॉर डिवेलपिंग कनेक्टिंग एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर लोकल एनवायरनमेंट, यानी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। या फिर थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज ईजी एज कम्पेयर टू द टॉपिक, यानी कि उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण जो है अध्ययन का संपादन ज़्यादा ईजी होता है। तो ईजी वाली बात हम यहाँ नहीं देखते हैं, हम बच्चे के लिए जो अच्छा होता है वो देखते हैं। ठीक है, टू इन्हेंस ये वाली चीज़ ठीक है, लेकिन ये इसमें इंक्लूड हो जाती है आपकी ऑप्शन नंबर 3 में। तो फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटरलेटिंग इंटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर लोकल एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ने के लिए। भाई, आपने जो थीम रखी है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, फैमिली है, ये सारी क्या है? बच्चा अपने आसपास में देखता है, अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसके लोकल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं अगर आप उनको इन थीम्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो। ठीक है, इसलिए इन थीम्स को रखा गया, क्योंकि बच्चा क्या है? एनवायरनमेंट को एक होलिस्टिक मैनर में देखता है, सबको समग्र रूप में देखता है। अ टीचर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन द हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, यानी कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक एक्सपेरिमेंट देता है। टीचर मेक्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइड द मटीरियल रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट। वाई डज टीचर फॉर्म ग्रुप ऑफ लर्नर्स, यानी कि शिक्षक बच्चों का एक ग्रुप बना देता है। तो वो ग्रुप क्यों बनाता है? वो इंडिविजुअल भी तो दे सकता है, इसका रीज़न पूछा गया आपसे कि भाई वो ग्रुप क्यों बनाता है। इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, भाई जो ग्रुप बनाना है वो पीयर लर्निंग को प्रमोट करेगा आपका। इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करेगा। ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे टू लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन, यानी कि ईवीएस को विदाउट बर्डन सीखने के लिए इफेक्टिव वे है। ग्रुप लर्निंग इज एन एसेंशियल स्ट्रेटजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, यानी कि कक्षा में अनुशासन बनाने का क्या है? ये एक अच्छा तरीका है। तो हम ग्रुप जो आपका डिस्कशन है उसको अनुशासन बनाने के लिए नहीं करते हैं। डिसिप्लिन को वैसे भी हम सेल्फ डिसिप्लिन को अच्छा मानते हैं। जो आपका डंडे वाला डिसिप्लिन है या किसी और तिगड़म लगा करके डिसिप्लिन किया जाए वो अच्छा नहीं मानते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अलावा बर्डन कम करने के लिए भी नहीं है। ये क्या करता है? आपको सोशल इंटरेक्शन और पीयर लर्निंग, भाई बच्चा एक दूसरे से सीखे, पीयर लर्निंग हो उनकी, और सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अधिगम हो उनका, क्योंकि एक इंसान सब कुछ नहीं जानता है, वो क्या है? एक दूसरे से सीखते हैं, जैसा कि वाइगोत्स्की कहते हैं। तो ए और बी कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका अ टीचर ऑलवेज बिगिन बाय कंडक्टिंग एक्टिविटीज फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड डिस्कशंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज क्वेश्चन एंड डिस्कशन इज टू। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और संचालन के संचालन करने का चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? भाई वो क्या करता है? एक्टिविटी करवाता है, उसके बाद में क्या करता है? क्रियाकलाप करता है, प्रश्न उत्तर है जो, और उसके बाद में जो है डिस्कशंस होते हैं उसके ऊपर।
तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका असेस द चिल्ड्रंस प्रोसेस स्किल, भाई वो बच्चे की प्रोसेस स्किल को जांचना चाहता है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, भाई वो उनको एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहता है। और आपका थर्ड ऑप्शन है कि वो उनको एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चिल्ड्रन बेसिस ऑन द पेस ऑफ द लर्निंग, यानी कि उनको जिस तरीके से वो सीख पा रहे हैं उस तरीके से उनको क्या करना चाहता है, उनमें विभेद करना चाहता है कि भाई ये जल्दी सीख जाते हैं, ये देर से सीखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट करना हम कभी भी अच्छा नहीं मानते, कभी भी एज ए टीचर हम बच्चों को विभेद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके ठीक हैं कि भाई वो बच्चे को एसेस करेगा कि उसकी प्रोसेस स्किल जो है वो कैसी है, बिल्कुल ठीक बात है, जब हमने एक्टिविटी की है तो एसेस करना बनता है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, भाई वो चाहता है बच्चे एक्सप्लोर करें, खुद खोज करना सीखें, ठीक है, इसलिए वो चाहता है इस एक्टिविटी के बाद में क्वेश्चन आंसर्स करवाता है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो चाहता है कि बच्चे खुद को एक्सप्रेस करें। इस एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा, भाई बच्चे खुद को एक्सप्रेस करेंगे, जब आपके बीच में एक हेल्दी डिस्कशन होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे। तो ए बी सी आपका आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सुषमा वांट अ स्टूडेंट टू सेंसिटाइज फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजीज टू डू सो। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन है, पोस्टर मेकिंग है, या फिर आपका हेल्पिंग चाइल्ड टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट, या फिर कंडक्टिंग अ डिबेट इन क्लासरूम। आप डिबेट करवा लीजिए, पोस्टर बनवा लीजिए, ग्रुप डिस्कशन करवा लीजिए, इन सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप बच्चे को एक पौधे को अपनाने के लिए और उसको पोषित करने के लिए मदद करें, ठीक है। एज अ टीचर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब हम बच्चों को एनवायरनमेंट में लेकर के जाते हैं, जब खुद उससे जोड़ते हैं उनको, तो इससे बेहतर लर्निंग उनकी जो है नहीं हो सकती। चाहे आप उनको कह के थक जाइए, वो इतना नहीं समझ पाएंगे जितना कि वो खुद करके समझते हैं। और एज अ मदर अभी मैंने एक्सपीरियंस किया ये, मेरा बच्चा है अभी 3 इयर्स का है वो, तो उसको हम लोग एक रोज़ प्लांट लेकर के आए थे पिछले कुछ दिनों में। तो उसमें क्या था, पहले रोज़ लगे हुए थे, फिर वो जैसे मुरझा गए, टूट गए। वो उसको रोज़ जैसे पानी देता है, 5-6 दिनों में जो रोज़ को देना होता है, वो खुद अपने हाथ से पानी देता है उसको, और वो वेट करता है कि कब इसमें वापस से नया रोज़ आएगा। वो देखता है मम्मा रोज़ कब आएगा, मैं बोलती हूँ बेटा आप इसको पानी दो और बोलो कि मुझे रोज़ दो, तो ये आपको रोज़ देगा, ठीक है। तो अभी 2 दिन पहले जब उसमें एक रोज़ आया है, फिर से वापस एक कली खिली है, और वो वापस उसने देखा कि रोज़ आया, वो इतना खुश है उसको देख करके, एंड वो फील करता है कि इसको मैंने पानी दिया है और फिर ये रोज़ आया। अब मुझे उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम इसको टच मत करो, या फिर तुम इसको इस फूल को तोड़ना मत, कुछ भी ऐसा ज़रूरत नहीं है उसको समझाने की। वो खुद ये फील करता है कि मैंने इसको प्लांट को नर्चर किया है और ये रोज़ जो है मुझे इस प्लांट ने दिया है, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप खुद भी ये चीज़ करके देखें। बच्चों को जितना आप जोड़ करके रखेंगे किसी चीज़ से, जितना उनको खुद करने देंगे किसी चीज़ को, वो सबसे इफेक्टिव वे होता है हमारा, ठीक है। एज ए टीचर भी और एज अ किसी भी उसमें देख लीजिए आप। द पर्पज़ ऑफ सर्वे इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज, भाई सर्वे करने का जो आपका क्या है, एक उद्देश्य रहता है आपका ईवीएस की टीचिंग लर्निंग में। तो सर्वे का क्या होता है, आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। जो हम सर्वे करते हैं उसका क्या आपका क्या रहता है, उद्देश्य रहता है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी, भाई आप क्या करते हैं, समुदाय के साथ में अन्योन्य क्रिया करने का अवसर प्रदान करना। टू मेक चिल्ड्रन सेंसिटिव टू डिफरेंट पीपल, यानी बच्चों को आप क्या करते हैं, विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं इस चीज़ से। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड, भाई उनको क्या है, प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। या फिर टू यूज़ इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। भाई देखिए किसी भी चीज़ को लेकर के जब हम सर्वे करते हैं, स्टूडेंट उसके साथ में क्या होते हैं, एक फर्स्ट हैंड उनकी कनेक्टिविटी होती है लोगों के साथ में। तो बिल्कुल ये चारों ऑप्शन आपके ठीक है कि भी उनको कम्युनिटी के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है कि कौन से लोग जो है किस तरीके से सोचते हैं इस पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में जिसमें आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो अलग अलग लोगों के प्रति क्या है, सेंसिटिव होते हैं। उसके अलावा क्या है, अपॉर्चुनिटी टू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, भाई उनको फर्स्ट हैंड एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो भाई बच्चे को आप न्यूज़पेपर दिखा करके दिखाएं, या फिर कोई और चीज़ आप बताएं जो कि उनके लिए क्या है, एक सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है। एक दूसरा वो है, वो डायरेक्ट किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन लेते हैं, तो उनका क्या है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यूज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट, एक असेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास होती है कि इस तरीके से आप देख लेते हैं कि वो लोग कितना अच्छे से कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो आपके चारों ही क्या है, अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, ठीक है। तो आपका क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 A B C D, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का आपका जो है रिवाज है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यानी कि
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, साउदर्न रीजन में यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्टर्न में, उत्तरी पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में, या फिर साउथ ईस्टर्न रीजन में यानी कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो सीधा सा आंसर आपका रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? एक तरीके की, जैसे आप देखेंगे ना, हमने पढ़ा था जूम फार्मिंग, वो क्या है? एक तरीके की शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है। ठीक है कि भाई एक धरती पे आपने कुछ दिनों के लिए कुछ अगर उगा दिया तो कुछ सालों के लिए फिर आप उसको छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दिया आपने, और एक दूसरी जगह पे आपने दूसरी क्रॉप को आपने उगाया है। तो इसमें क्या होता है? शिफ्टिंग होती है, क्रॉप्स की नहीं होती बल्कि लैंड का शिफ्टिंग होता है इसके अंदर में। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी एम्प्लाई? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना जो है वो क्या बताता है? ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है आपका? लेस वेट ऑफ स्कूल वेज यानी कि स्कूल बैग का कम वजन करना, लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक यानी कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, लोड ऑफ इन कॉम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस यानी कि अबोध का भार कम करने की जरूरत है। द ईवीएस करिकुलम नीड्स टू बी रिड्यूस टू हाफ यानी कि उसको आधा कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, लर्निंग विदाउट बर्डन, वो भी एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में। तो ये सारी जो है ये आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं कि स्कूल का वजन का बैग कम कर दिया जाए, या फिर आपका पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों को कम कर दिया जाए, या फिर उसका करिकुलम जो है वो आधा कर दिया जाए। यहाँ बात इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की जा रही है बल्कि एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में ये क्या कहलाता है। अब आप इसमें लगा के आ जाएंगे कि भाई उसमें कहा गया है एनसीएफ में स्कूल बैग का वजन कम करना है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में। तो यहाँ क्या करना है आपको? बच्चे का जो अबोध है ना, जो कॉम्प्रीहेंशन है उसका, ठीक है, उसमें कमी है, जो उसके समझने में कमी है ना, उसके भार को कम करना है आपको। भाई बच्चा जो है चीज़ों को जहाँ समझ नहीं पा रहा है एनवायरनमेंट को अपने, उस बोझ को आपको कम करना है। इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपका लर्निंग विदाउट बर्डन का यही मतलब है कि जो अबोध का भार है बच्चे का, जो इनकॉम्प्रीहेंशन है उसका, ठीक है, जो नासमझी है उसकी एनवायरनमेंट के बारे में, नासमझी कहेंगे आप या अबोध कह सकते हैं, भाई वो छोटा बच्चा तो समझता नहीं है, अबोध कह सकते हैं आप, उसको उसका जो बोझ है ना उसको कम करना है आपको। ठीक है, मेंटल लेवल की बात की जा रही है, ये कॉग्निशन लेवल की बात की जा रही है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैज़ एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंक 4 टाइम्स मोर देन ह्यूमन? नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है जो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी पर वस्तुओं को देख सकते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है आपका स्नेक, सिल्क वॉर्म और लिजर्ड यानी कि सांप, रेशम कीट और छिपकली, काइट्स, ईगल और वल्चर यानी कि चील, गरुड़ और गिद्ध आपका, बीज, मॉस्किटो और बटरफ्लाई, टाइगर, लियोपर्ड और बुल्स। तो बिल्कुल आपने पढ़ा ही होगा, हमने जो ईवीएस का सीरीज़ में डिस्कशन किया है नोट्स में, उसमें हमने पढ़ा था कि काइट, ईगल और वल्चर जो है ये तीनों ही जो है 4 टाइम्स ज़्यादा जो है दूरी पर देख सकते हैं इंसान से। व्हाट डू ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क मीन्स? वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या होता है? ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है? ठीक है, टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमिना यानी कि विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कंसेप्ट, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, आइडियाज प्रेजेंटली हेल्ड बाय साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार हैं, या फिर ऑल आइडियाज दैट आर फॉर्मली हेल्ड बाय चिल्ड्रन यानी कि सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? जब भी बात की जाए ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क की, आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट, भाई जो एक आप देखेंगे ना वो विचार, ये कौन से होते हैं ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट? कौन से होते हैं आपके बच्चों के ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स होते हैं। भाई ये वो आइडियाज़ होते हैं जो नॉर्मली लोगों ने मान ली होती है कुछ धारणाएं, उससे कुछ अलग होगा आपका ये, जो धारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। भाई आपने कुछ चीज़ें जो है मानी है जो साइंटिफिकली प्रूव है, ठीक है, सारी दुनिया उसको मान रही है, लेकिन ये जो ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क है ये किसी और चीज़ को मान रहा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो देखेंगे भाई गाड़ी चल रही है तो पेड़ उनके साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक है। अब बाकी चीज़ें जो साइंटिफिक रीज़न है वो आपको पता है क्या है, लेकिन बच्चों को नहीं पता। उनका क्या है, एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क है कि भाई गाड़ी चल रही होती है तो पेड़ भी उसके साथ साथ में भाग रहे होते हैं। तो जो जनरल एक परसेप्शन होती है उससे कुछ अलग आइडिया होना, उससे कुछ अलग अपनी सोच रखना, वो क्या होता है आपकी ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स होते हैं। इसको ऑल्टरनेटिव आपके कंसेप्शंस भी कहते हैं, जिसको हम आगे सीडीपी के आपके चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे, जो बच्चों में होती है खास करके एक एज तक ये, ठीक है।
तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई आपकी कन्फ्यूजन हो तो, और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में लिखें। शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।